आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म सागर बुढा। धेरै इन्डियन भाइ बहिनीहरूले तथा युट्युबरहरूले नेपालको बारेमा तथ्यहीन आधारहीन कुराहरू गरेका छन्। नेपालको इकोनोमी डाउन हुन्छ, नेपालले केही गर्न सक्दैन इत्यादि इत्यादि कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नै त्यत्तिकै बनावटी कुरा बनाएर भ्रामित सञ्चार प्रसारण गरिरहेका छन्। आजको विषय प्रसङ्ग त्यही नै हो, त्यसैको विषयमा म बोल्नेछु। यसलाई पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सबैभन्दा पहिला यसलाई शेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेंट गर्नुहोस्। कुछ भारतीय भाइयों ने कहा है कि पुराने नक्शे देखने से विवाद होती है, पुराने नक्शे नहीं देखने चाहिए, वर्तमान के नक्शे देखने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 9 नवंबर 2019 में भारत द्वारा प्रकाशित किया गया नक्शा है, वो पॉलिटिकल मैप है, उसी के आधार पर मानकर उसे ही स्वीकार्य होना चाहिए दोनों देशों के लिए। तो कुछ कहते हैं कि 1827, 1856, 1903 के नक्शे नहीं देखने चाहिए क्योंकि वो देखने से विवाद होता है। क्योंकि पुराने टाइम पर तो जब पाकिस्तान गुलाम था और आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 के नक्शे देखे तो पाकिस्तान की जनसंख्या का जनगणना भी भारत में ही हुआ है। ऐसा फिर तो वो कहेंगे भारत का ही पाकिस्तान है। तो इसी तरीके से बेबुनियादी बातें। ठीक है, आपकी बात भी सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन मेरी भी बात सुन लीजिए। जब सीमा का विभाजन होता है, सीमा का विभाजन होने के साथ ही कई नक्शे मान्य होते हैं। जो सुगौली संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को, नेपाल का अंग्रेज़ों के साथ में सुगौली संधि हुई थी। 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि हुई थी। तो उसके बाद के नक्शे 1827, 1856, 1903 के नक्शे हमें देखने चाहिए इस विवाद को सुलझाने के लिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से कालापानी लिपुलेख नेपाल में ही पड़ता है। तो ये बेबुनियादी कुतर्क ना करें, समझदारी से काम लें। इस मुद्दे को दोनों देश बैठकर सुलझाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध भी अच्छे हैं। पुराने समय से आदि अनादिकाल से चले आ रहे संबंध है नेपाल भारत के। धार्मिक हिसाब से, सांस्कृतिक हिसाब से दोनों देशों की संस्कृति कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों देश मिलकर बैठकर सुलझाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये लफड़ा दोनों देशों का है। नेपाल का लिपुलेख काला पानी भारत ने कब्जा करके भारत कहता है मेरा है। तो इसमें नेपाल की तरफ से भी कूटनीतिक नोट, डिप्लोमेटिक नोट बहुत सारे भेजे गए, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। 9 नवंबर 2019 के समय में भारत ने एक तरफा रूप से अपने जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को दिखाने के लिए राजनीतिक नक्शे में, उसके साथ साथ लिपुलेख कालापानी क्षेत्र को भी अपने में दिखा लिया। और उस समय भी विवाद बढ़ा था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल सरकार की तरफ से बहुत सारे कूटनीतिक नोट भेजे गए थे, लेकिन उनका कोई भी वास्ता ना करते हुए उनको शायद डस्टबिन में फेंक कर भारत ने ये जो कालापानी लिपुलेख क्षेत्र से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रोड का निर्माण करके भी उसका उद्घाटन कर दिया। इसी से नेपाल नाराज़ हो गया है, और इस समय विरोध होने का कारण यही है। कुछ लोग कहते हैं चाइना के सपोर्ट में नेपाल उछल रहा है, यहाँ तक कि भारत के सेना प्रमुख ने भी ऐसा कह दिया है, लेकिन ये गलत बात है। स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि अपने राष्ट्रवाद के लिए कोई भी, अपने राष्ट्र के लिए कोई भी उछलेगा। अपना तुम लोग कहते हो दूध मांगेंगे तो दूध देंगे, खीर मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, ये डायलॉग तुम लोग पाकिस्तान को सुनाते हो। अब कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल में कुछ दिखाई नहीं दिया अंग्रेज़ों को, नेपाल भी अंग्रेज़ों से हारा था, भारत भी अंग्रेज़ों से हारा था, भारत सोने की चिड़िया थी, नेपाल में कुछ नहीं दिखे, खाली पहाड़ पहाड़, शिलाजीत की खेती करने जाएंगे कि अंग्रेज़ वहाँ पर, इसलिए अंग्रेज़ों ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया है। तो ये बात तो ठीक है कि भारत भी सोने की चिड़िया थी, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने लूटा, लेकिन यह बात विश्व जानता है कि नेपाली बहुत बहादुर है। लेकिन अपना गुणगान अपने आप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों की बहादुरी की बात कह रहा हूँ मैं। नेपाली जो पूर्वज थे बहुत बहादुर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को अंदर जाने नहीं दिया। नहीं तो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ये जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, ये भी तो
नेपाल के सेम है, यहाँ भी तो हिमालय पर्वत है, यहाँ भी तो क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता है। जो होएगा दक्षिण भारत की ओर होएगा, है ना, जिधर जिधर अच्छा अच्छा जगह है उधर उधर होएगा। इन पहाड़ों पे क्या होएगा, लेकिन यहाँ अंग्रेज क्या खाने गए थे? तो ये बात नहीं है। उन्होंने बहादुरी के साथ में अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ जो तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहते थे उन्होंने करने नहीं दिया। तो बाद में फिर बहुत लड़ाई हुई, 1814 से लेकर 1816 तक की लड़ाई हुई। उसके बाद में सुगौली संधि होकर अंग्रेज़ शांत हुए और तराई का बहुत सारा भूभाग अंग्रेज़ों ने ले लिया था। वो जो जीता हुआ नेपाल के द्वारा जीता गया वो भूमि भी उन्होंने ले लिया था। फिर बाद में अंग्रेज़ों के सहयोग में अंग्रेज़ों ने सहयोग मांगा तो नेपाल ने सहयोग किया उनको, वो खुश होकर। ये बात सत्य है कि नेपाल का नीचे का जो भी तराई भाग है वो सारा उन्होंने वापस कर दिया था, लेकिन गुलाम तो होने नहीं दिया ना, पूर्वजों ने किसी भी तरह से गुलाम होने नहीं दिया। ये बात सत्य है। कुछ भारतीय लोग कहते हैं कि गोरखा बहुत बहादुर है और उन्होंने हमारे हर युद्ध में साथ दिया और उन्होंने हमारे साथ में खड़े होकर हमारे सब रक्षा भी किया। उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि आज का ज़माना तो बायोलॉजिकल युद्ध लड़ने का, इकोनॉमिकल युद्ध लड़ने का ज़माना आ गया है, मेंटेलिटी युद्ध लड़ने का ज़माना आ गया। तो फिर ये गोरखा बहादुरों का क्या काम है? इनका तो कोई काम भी नहीं है। इस तरह के कुतर्क कर रहे हैं कुछ लोग। तो मेरा भी बात सुन लो, अगर बायोलॉजिकल युद्ध लड़ना है, हाँ ये बात सत्य है कि कोरोना वायरस ने विश्व के संपूर्ण बड़े बड़े जो राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र, उनको ही धराशायी कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेना ना हो तो चलेगा देश। ठीक है, सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल युद्ध लड़ना है तो उस तरीके से लड़ना है तो फिर पाकिस्तान की सीमा पर, इंडिया का जो सीमा पाकिस्तान से लगता है LOC, उस पर इधर चीन के सीमा पर क्यों सैन्य बलों को खड़ा किया गया है? क्यों इतने सारे सैनिक भर्ती करने की ज़रूरत है? आप भर्ती ना करो, बायोलॉजिकल युद्ध लड़ो। इतने सारे सेनाओं पर, थल सेना, वायु सेना, जल सेना पर इतना सारा खर्च करने का क्या आवश्यकता है? मत करो खर्च, पैसे बचाओ, इनको दूसरी जगह में इन्वेस्ट करो। तो ये बात भी अर्थहीन, तथ्यहीन लगती है मुझे। तो मई के महीने में भारत के लखीमपुर खीरी, जो नेपाल के 18 किलोमीटर दायरे में नेपाल ने अपना चेक पोस्ट बनाया था, इससे भारत के ऊपर नेपाल विश्वास नहीं करता है। दोनों देशों की विश्वसनीयता खो रहा है। हम इतने नेपाल के विश्वास से गिर गए हैं। नेपाल अपने को क्या समझता है, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसका भी जवाब सुन लो। देखो भाई लोगों, ये बात सत्य है कि भारत के नेपाल के पुराने रिश्ते हैं। रिश्ते का मतलब ये नहीं होता है कि भारत के SSP देखो सीमा क्षेत्र में आकर के नेपाल के लोगों को कितना दुख देते हैं। रात में पिलर जो है होते हैं ना, नेपाल भारत सीमा स्तंभ, उनको उठा करके, उखाड़ करके थोड़ा सा अंदर, नेपाल के अंदर में जा करके वहाँ लगा देते हैं। रात को नेपाली लोग अपनी ज़मीन पर सोते हैं, अपने घर में सोते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इस बात को तो भारत के अंदर बैठी हुई जनता नहीं जानती है। जो मीडिया दिखाती है उसी को देखते हैं। और मीडिया लोग है वो भारत के, मैं तो सीधा यही बोलता हूँ कि भारत के मीडिया, ऑल मीडियाज आर फेक। ये मीडियाओं का काम नहीं है। ये TRP के लिए कुछ भी कहाँ तक, हद तक भी गिरने के लिए रेडी है। तो जो सही बात है उनको दिखाना चाहिए। अगर मीडिया चलाना सीखना है तो नेपाल के न्यूज़ 24 टेलीविज़न में जो रवि लामी छाने का जो कार्यक्रम आता है, और सीधा कुरा जनतासँग, उसको देखकर सीखे। वो किस तरह से रिसर्च करके जो तथ्यवाद है वो जनता के सामने पेश करते हैं। तो गलत न्यूज़ तो मीडिया बना के प्रसारण करके भारतीय लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जो भारतीय SSP है, परसों हाल ही में ये परसा जिले के ठोरी में भारतीय जो ये लॉकडाउन के समय में, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय में, उन्होंने आकर के नेपाल की भूमि में वहाँ चेक पोस्ट बनाना चाहा। लेकिन वहाँ की जनताओं ने उनको खदेड़ दिया, वहाँ से बनाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत मजबूत है। कुछ भी हो जाए, मरने के लिए भी रेडी है।
और बात है खुला सीमा होने के कारण से दोनों देशों का विश्वास बढ़ता है, फ़ायदा होता है। लेकिन सही है, ये तो मित्रता की निशानी सही भी है, लेकिन खुला सीमा होने के कारण से तो ऐसा विवाद बढ़ा हुआ है। जो अभी का भारत नेपाल का तनाव है, ये खुला सीमा होने के कारण से। अगर सीमा में दोनों देश मिल करके इनका तार वार कर दिया होता कुछ जो कि सीमा का, जिससे कि मतलब दोनों देशों में तनाव ना बढ़े, कुछ ऐसा उपाय कर लिया होता तो अभी जो कालापानी लिपुलेख जैसे विवाद उत्पादन होते भी नहीं थे। ये तो बहुत समय से वो राणा के शासनकाल से, पहले के राजा के शासनकाल से विवाद है। उस समय जब 1962 में भारत चीन के साथ में युद्ध लड़ा था, उस समय भारत हार गया था। फिर राजा महेंद्र को कहकर हमको यहाँ रहने दो, सामरिक दृष्टिकोण से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा जगह है, हम यहाँ से चीन से आने वाली गतिविधियों को हम अपने देश को प्रोटेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं और जगह से नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया था, तो राजा महेंद्र ने मान लिया था। नहीं तो इससे पहले 18 पोस्ट थे चाइना बॉर्डर में भारत के, हमारे नेपाली सीमा से लगे हुए। तो वहाँ से राजा महेंद्र ने तो हटा दिया, लेकिन यहाँ पर काला पानी में रहने के लिए इन्होंने प्रार्थना किया तो वहाँ पर दिया। तो करते करते उसके बाद में आज के समय में देखो कि भारत ने उस ज़मीन को कब्जा ही कर लिया है। 9 नवंबर 2019 के मैप में तो उसने दिखाया, फिर विवाद वहीं से ज़्यादा चढ़ बढ़ गया था। इससे पहले तो उतना विवाद नहीं था, लेकिन यहाँ से विवाद ज़्यादा बढ़ गया। फिर और ज़्यादा आग में घी डालने का काम भारत ने किया, वो जो कैलाश मानसरोवर जाने वाला रोड बना करके। 1816 की सुगौली संधि के धारा 5 में काली नदी को ही उसका मतलब दोनों देशों को बांटने वाला सीमा रेखा माना गया है। तो जब 1962 में चाइना के साथ में भारत युद्ध लड़ के जब हार कर सेनाएं काला पानी में बैठाया, तो उसके बाद से ही ना जाने क्या किया। जो काली नदी है, जो दूसरा कृत्रिम काली नदी जो कि काला पानी क्षेत्र से इस साइड से पूरब की ओर निकलती है, उसको ही काली नदी मैप में दिखा करके, जो मूल काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, लिम्पियाधुरा से नीचे के क्षेत्र में लिपुलेख, काला पानी, गुंजी, गरब्यांग साइड में देख सकते हैं आप, मैप में देखिए। तो इस क्षेत्र में फिर उन्होंने 300-400 वर्ग किलोमीटर का भूभाग ऐसे ही हड़प लिया। तो इस तरह से विवाद बड़ा हुआ ही है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आकर के इस तरह से नेपाली जनता को परेशान करोगे, दुख दोगे, और हम अपनी तरफ से सुरक्षा के लिए कुछ चेक पोस्ट लगाएं तो भी आपको बुरा लगे। तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। भारत और नेपाल का ओपन बॉर्डर होकर ही बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि यहाँ से आपराधिक गतिविधियाँ नेपाल में भी होते हैं, भारत में भी होते हैं। नेपाल में भारत के लोग घुस करके वहाँ से अवैध लकड़ी से लेकर अवैध शिकार वगैरह जितने भी अवैध होते हैं। और तो छोड़िए, जो खुली सीमा होने के कारण भारतीय नेपाल में घुस करके वहाँ से चोरी भी करते हैं। किसी के फसल चोरी हो गए, किसी के बकरी हो गए इत्यादि चोरी करते हैं। तो ये खुली सीमा होने के कारण से दोनों देशों की मित्रता सही है, ये नहीं है कि खुली सीमा होने के कारण दोनों देशों की मित्रता में दरार आ गई है। इसको कुछ फिक्स बाउंड्री करना ज़रूरी है, और तारबार अथवा अन्य कोई जो कि दीवार वगैरह लगा करके दोनों देशों के संबंध को मजबूत किया जाता है। खुली सीमा से मजबूत दोनों देशों की सीमा खुली होने के कारण रिश्ते मजबूत होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और भारत नेपाल को छोटा भाई मानता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नेपाल के आंतरिक गतिविधियों में भारत दखल अंदाजी करे, ये तो बहुत गलत बात है। मोदी एक बार नेपाल में आए थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी संविधान लागू करो ऐसा नेपाल को कहा था। तो उस समय बहुत सारे मीडिया हो गया, नेपालियों ने हो गया, इसका विरोध किया था। आप कौन होते हो कि हमें संविधान जल्दी लागू करो, देर से लागू करो बोलने वाले। तो इस तरह से विरोध हुआ था। ठीक है, पड़ोसी होने के नाते कुछ समस्या में एक दूसरे का हेल्पिंग तो ज़रूर होता है, लेकिन कोई भौगोलिक हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, जनसंख्या के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, इकोनॉमी के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, विकास में आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब छोटा होने के कारण एकदम छोटा पाँव के तले तो नहीं रखना है, पाँव के तले है ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि विश्व के धरापटल पर सभी देश एक ही समान है,
और सभी अपनी अपनी सार्वभौमता की रक्षा करने के लिए समान अधिकार वाले हैं। सभी देश अपना विकास के लिए समान अधिकार वाले हैं। कोई दूसरा देश दूसरे के देश में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम भी हैं, आप भी हैं, विश्व के सभी देश हैं। तो नेपाल के बहुत से लोग इंडिया के हर जगह में चाहे चौकीदार हो वही ही मिलेंगे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो वहाँ की आप लोगों को अपनी जनता पर भी भरोसा नहीं है, अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है। नेपाली ईमानदार होते हैं, कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करते, इसलिए तो नेपालियों को रखा है। वो तो मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो बोलते हैं कि इंडिया से ज़्यादा सामान नेपाल में जाता है, नेपाल से कुछ भी नहीं आता है। सही है, लेकिन जो हमारा जो जल स्रोत का विश्व में ब्राज़ील के बाद में दूसरा जल स्रोत का धनी देश है। विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन होता है। और कोशी बांध जैसे परियोजना संरक्षण देख लो, वहाँ उस परियोजना से कितना सिंचाई होता है, भारत को बहुत सिंचाई होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ सभी चीज़ उत्पादन नहीं किया जा सकता है, कुछ दूसरे देशों पर भी निर्भर होना पड़ता है। तुम लोग भी कुछ पेट्रोल वगैरह चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। कुछ चीज़ दूसरे देश से लेके आते हैं, कुछ चीज़ दूसरे देशों को देते हैं। ऐसे ही नेपाल भी है। तो विद्युत उत्पादन होता है नेपाल का, और तुम लोग खरीद के लेके जाते हो और घर में अपना रोशन करते हो। ये भी देखो। और बोलते हैं पाम तेल का कारोबार नेपाल भारत के साथ में करता है, बांग्लादेश और नेपाल भारत के साथ में करता है पाम तेल का कारोबार। कि विश्व में तुम ही एकमात्र देश हो जो तुम्हारे साथ में ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है। विश्व में तो अभी ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल सब जगह में हो गया है। तो जहाज़ में भर के सऊदी अरब, मलेशिया, कतार, दुबई इत्यादि और भी देश है ना, ज़रूरत नहीं है कि वहीं देना है। लेकिन तुम लोगों को तो सस्ता पड़ता है, थोड़ा सहज भी पड़ता है वहाँ से आयात करने के लिए, ये भी तो देखो। और कहते हैं कि सारे नेपाली इंडिया में जॉब करते हैं। मेरे को तो ये बात सुनकर हंसी लग रहा है कि यहाँ से पैसा लेकर जाते हैं। भाई हमारे नेपाल में भी आके देख लो, कितने भारतीय है, कितने व्यापारी है नेपाल के अंदर भी आके देख लो। हमें ऐसा नहीं समझो। हाँ, सरकार गरीब हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, सरकार गरीब हो सकती है, लेकिन जनता गरीब नहीं है। नेपाल के अंदर में जनता बहुत धनी है, ऐसा ना सोचो। तो कुछ भारतीय लोग भी जो अभी इस समय 70 लाख के आसपास में जो जनसंख्या है नेपाल के अंदर में आई हुई है, तो वो भी तो यहाँ से कमाती है, मेहनत मजदूरी करती है, कहने का ज़रूरत नहीं है। गरीब लोगों के लिए कहीं भी कोई किसी का भी सरकार ऐसे ही है, गरीब लोग तो गरीब ही है। मैं भारत से आए हुए मजदूरों का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, गरीब लोग हैं बेचारे, वो कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि सारे नेपाली यहाँ कमाने आते हैं, नेपाल में कोई रोज़गारी नहीं है कहते हो। नेपाल में आके एक बार देखो, उसके बाद में पता लग जाएगा। वो तो अपनी अपनी चॉइस है, कोई कहीं भी जा सकता है। भारत के कौन से नहीं जाते हैं? इधर दुबई में देख लो कितने सारे हैं, बहुत सारी जनसंख्या। वो मैं डाटा रिसर्च करके बताऊंगा कितनी जनसंख्या यहाँ है, कितनी कहाँ है। तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग भी तो जाते हो दूसरों के देश में। हाँ, इस बात को किनारे लगाओ, ये बात कभी भी नहीं करो। और बोलते हो नेपाली चौकीदारी करने इंडिया आते हैं। अरे भाई, मेरे को तो आपकी बात सुनकर हंसी लग रहा है। दुबई में आके देख लो, यहाँ पर इंडियन क्या काम करते हैं, कचरा उठाते हैं। चौकीदारी करना तो अच्छी बात है, कचरा उठाते हैं, टॉयलेट सफाई करते हैं, कुछ भी मिले यार, जो भी मिले वही करते हैं। लेकिन मैं काम का कभी भी मैं अपमान नहीं करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। चाहे इंडियन हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कोई भी हो, मेहनत करने वाला सदा पूजनीय है, कर्म ही पूजा है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अब इस समय सारे इंडिया की मीडिया हो गए, इंडिया के लोग हो गए, सारे एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि नेपाल चाइना के साथ में मिलके ऐसा रवैया कर रहा है,
भाई एक प्रूफ करके दिखाओ कि हम चाइना के साथ में मिल के कर रहे हैं कि अपने देश के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, कोई भी आता था अच्छे से नहीं टिक के जाता था। लेकिन अब तो मजबूत हो गए। इस समय एक तिहाई की सरकार है, हमने वोट डाल के सरकार को बनाया है। तो अभी तक तो इस तरह से दबा रहे थे हैं, हमको इस तरह से परेशान कर रहे थे। लेकिन अभी तो सरकार और जनता एक साथ में मिली हुई है, एक साथ में आगे बढ़ रही है। हमें चाइना से कोई भी लेना देना नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम अपनी भूमि के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि तुमने अतिक्रमण करके वो ले लिया है, काला पानी लिपु लेक। तो हम भी ये नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ में पुराने रिश्ते हैं, आदि अनादिकाल से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अन्य अन्य रूप से रिश्ते हैं, ये ना बिगड़े। दोनों देशों की आस्था, जो कि विभिन्न देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, विभिन्न साधु महात्मा है, भगवान के भक्त है, वो एक दूसरे में आ जा सके, संबंध अच्छे रहे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर दूसरों की ज़मीन हड़पोगे, ये तो हो गया देश के स्तर पर बात। मान लो कि आप और हम, चाहे जो भी मेरे को इस समय देख रहे हो, आपका भाई और आपके बीच में ज़मीन बंटवारा हो गया, ठीक है, ज़मीन बंटवारा हो गया, जो पिता से जो मिलता है वो हक वो मिल गया। उसके बाद में कोई बड़ा भाई छोटे भाई का ज़मीन हड़पेगा, ठीक है। अब जब सीमाना ज़मीन का एक ही साथ में लगा हुआ है तो थोड़ा सा फावड़े से खोद करके भी मतलब अपनी अपनी ज़मीन का सीमा बढ़ाते हैं, ऐसा है। इंडिया में भी करते हैं, नेपाल में भी करते हैं। व्यक्तिगत तौर की बात मैं करता हूँ। तो जब आप छोटे भाई की ज़मीन खोद डालोगे, सीमा का अतिक्रमण करोगे, तो क्या करेगा छोटा भाई? केस फाइल नहीं करेगा कि ये बोलेगा कि मेरा बड़ा भाई है, मैं छोड़ देता हूँ, हाँ थोड़ा ले लिया, ऐसा बोलेगा? केस फाइल करेगा, लड़ाई होगी, मार काट भी होती है, समझ गए ना? तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हम 1 इंच ज़मीन दूसरों का ना लेते हैं और ना ही देते हैं। काला पानी क्षेत्र हमारा है और हम इसे लेकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि आप लोगों को काला पानी इतना ही इम्पोर्टेंट लगता है तो अभी प्रधानमंत्री स्तर पर वार्ता होगी, अभी कोरोना खुलने के बाद में तो वार्ता होगी, उसके बाद में क्या होता है। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है तो ठीक है, ले लो, लेकिन हमें दक्षिण तक के समुद्र तक का एक्सेस दे दो, ठीक है। इस तरह से भी बात मिल सकती है। लेकिन आप और हम पुराने दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। संबंध है, संबंध बरकरार रहेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। लेकिन दूसरों को छोटा दिखाने, दूसरों को दबाने और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने, दूसरों की ज़मीन हड़पने की कार्य यदि भारत की तरफ से होता है तो नेपाल भी एक कदम पीछे नहीं हटने वाला है, डटकर सामना करेगा। भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक कि दिखा दिया कि नेपाल के पास 92-93 हज़ार फौज है और इंडिया के पास में 14 लाख कुछ फौज है। भाई लड़ने की बात हो रही है क्या? युद्ध करने की बात हो रही है यहाँ पर तो बात ज़मीन का हो रहा है, बैठ के मसले इसका सुलझाना है। अगर नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक भी जाकर के दोनों देशों का मामला शांति करना है। लेकिन काला पानी लिपु लेक नेपाल का है, उसे लेकर छोड़ना है, उसे लेकर ही रहना है। तो युद्ध की बात तो हम कर नहीं रहे, लेकिन भारतीय मीडियाओं को क्या हो गया जो इस तरह से कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना विचार नीचे कमेंट में कीजिए। भारतवासी भी क्या कहना चाहते हैं, अपना विचार नीचे कमेंट में करना। और नेपाल के आदरणीय दाजुभाई तथा दीदी बहनी को मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करो, राष्ट्रभक्ति के लिए लाइक करो और कमेंट करो जय नेपाल लिख करके और शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।